हो 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 हो। कुंज बिहारी जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। क्यों? क्योंकि कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखिए, ये बिहार दरोगा का साइंस का तिरंगा सीरीज 4 है और इसको आगे जो है देखते हैं। यह आपका है प्रश्न है, DTO का अधिकतम उपयोग होता है। यह 6 दिसंबर 2020 में दरोगा में ESI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह दरोगा में पूछा हुआ 6 दिसंबर का यह क्वेश्चन है, DTO का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। यहाँ जो है देखिए, कंटेंट पर आप ध्यान दीजिए, टाइम पर नहीं, कंटेंट पर। एक बार आप नोट्स बना लिए, एक बार देख लिए, कहीं भी सेट वगैरह बनाइए, आने वाला एग्जाम में बनाइए, कोई भी एग्जाम हो, पूरे निष्ठा और पूर्वक के साथ मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक अच्छा मुसाफिर हूँ। क्यों? एग्जाम में निकाल चुका हूँ। अब यहाँ ध्यान से समझिए, DTO का अधिकतम उपयोग होता है, ये आपका क्वेश्चन है। कीटनाशक, रसायन उद्योग, परमाणु भट्टी, फार्मास्यूटिकल उद्योग में। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि DTO का अधिकतम उपयोग परमाणु भट्टी में होता है। यही ना है जी, क्वेश्चन यही है कि DTO का उपयोग कहाँ होता है, तो परमाणु भट्टी में। अब यहाँ जो है देखिए कि ये आपका नाभिकीय रिएक्टर है। बहुत आराम से समझिए, ये आपका नाभिकीय रिएक्टर है। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर को ही कहा गया है परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर को ही कहा गया है परमाणु रिएक्टर। आप घबराएंगे नहीं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि नाभिकीय रिएक्टर है क्या। तो नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा युक्ति है, दिमाग में रखिएगा, एक ऐसा यह यंत्र है नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर। यह एक ऐसा युक्ति है जो जल के माध्यम से, जलों में कौन जल, तो भारी जल, यही है DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन का समस्थानिक बताए थे ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम सबसे नीचे में है, तो ट्राइट्रियम सबसे नीचे में है, तो अत्यंत भारी है, रेडियो सक्रिय है, अस्थायी है। और DTO हाइड्रोजन का ना समस्थानिक है जी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र है भारी जल। सही बात है कि नहीं बात है? यूरे एवं वाष्पमैन ने इसकी खोज किया था 1932 में, और 1934 में उसके खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। 6000 साधारण भाग में हम बताएंगे। ये जो D2O है, तो इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O को कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और यह क्या होता है, तो भारी जल होता है। क्या होता है, तो भारी जल होता है। यही भारी जल का प्रयोग यहाँ किया गया है। भारी जल का यहाँ जो है प्रयोग किया गया है। अब भारी जल का प्रयोग करने से नाभिकीय रिएक्टर जल के माध्यम से वह विद्युत ऊर्जा बनाती है। जल से विद्युत ऊर्जा बनाती है। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर एक ऐसा यंत्र है जो जल से विद्युत ऊर्जा बनाती है। उसी को नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर कहते हैं। लेकिन अब सवाल है कि किस प्रक्रिया द्वारा, तो नाभिकीय विखंडन हम बोल रहे होंगे तो तुरंत दिमाग में आ रहा होगा कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर
परमाणु बम कार्य करती है। यही दिमाग में ना आ रहा होगा, लेकिन अब दे देगा कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करती है। और बात कर लगल रहा। अब बता भाई बा सब एक एक बिंदु बाय बिंदु एकदम पूरे स्पष्टीकरण के साथ कहीं भी क्वेश्चन दे देते बनाने में लेट नहीं और सटीक बने। कैसे से देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर है क्या। तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर एक ऐसा युक्ति है, ऐसा यंत्र है जो जल के द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। वह उस यंत्र को नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। सही बात है। अब सवाल है कि यह जल से जो विद्युत ऊर्जा बनता है, यह जल से जो विद्युत ऊर्जा बनता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा यह जल से विद्युत ऊर्जा बनता है। लेकिन नाभिकीय विखंडन में भी दो तरह के, नियंत्रित और अनियंत्रित। तो इसमें होता है नियंत्रित विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। यह आपको भीड़ से अलग कर देगा मेरे भाई। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर क्या है, तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर एक ऐसा युक्ति है, ऐसा यंत्र है जो जल से विद्युत ऊर्जा बना देती है। उसको नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। नाभिकीय विखंडन में भी कौन विखंडन, अनियंत्रित के नियंत्रित, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर। अब यहाँ पर देखिए D2O का क्या हुआ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक, भारी जल का रासायनिक नाम क्या हुआ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यह हाइड्रोजन का आइसोटोप से, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। समस्थानिक बताए थे कि जिसका परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। आप जाकर देख लेंगे, पिछले वीडियो में आप जाकर देख लेंगे, पूरा एकदम हाइड्रोजन से इतना दुरुस्त बता दिए हैं कि छूटेगा नहीं। अब भारी जल क्या हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। इसकी खोज कब किया गया, तो 1932 में। किसने खोज किया, तो यूरे एवं वासमैन ने इसकी खोज किया। इसके लिए 1934 में इसे नोबेल प्राइज दिया गया। इसके लिए 1934 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया। इसको दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर सवाल है कि 1932 में यूरे एवं वासमैन ने भारी जल का खोज किया, 1934 में नोबेल प्राइज दिया गया। साधारण जल के 6000 भाग में एक भाग भारी जल होता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। साधारण जल जो 0 डिग्री सी पर, जो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी, जल जो जमता है 0 डिग्री सी पर जमता है, यह जो है 3.8 डिग्री सी पर, यहाँ इसको आप माइंड में रखेंगे, 3.8 डिग्री सी पर भारी जल जम जाता है बर्फ के रूप में। यानी कि साधारण जल 0 डिग्री सी, यानी कि D2O हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और D2O हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हम लोग पिछले वीडियो में जान गए हाइड्रोजन में क्या नहीं पाया जाता है, कौन उपस्थित नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन। लेकिन दे देगा कि हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन होता है कि ना होता है, के गो होता है, तो 1 गो होता है। और ट्राइटियम में के गो होता है, तो 2 गो होता है। लेकिन प्रोटियम में न्यूट्रॉन के गो होता है, तो 0 होता है। तो जैसा क्वेश्चन जैसा जवाब, सावन भादो कादो सब एक ही जैसा न जो समझे लगिया। भारी जल 1932 यूरे एवं वासमैन, 1934 में नोबेल प्राइज मिला। 6000 भाग में 6000 भाग साधारण जल का है, तो 1 भाग जो है भारी जल का है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। 3.8 डिग्री सी पर यह जो है जम जाता है। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर क्या है, तो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर एक ऐसा युक्ति है, ऐसा यंत्र है जो जल से विद्युत ऊर्जा बनाती है। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन में कौन नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित क्या अनियंत्रित, तो नियंत्रित, मतलब विद्युत ऊर्जा बंदित अनियंत्रित, एकदम चलते बनित है, अनकंट्रोल्ड, मतलब कि कभी खत्म नहीं होगा, ओकरा न रोकल जाएगा। नियंत्रित, कंट्रोल में बनाया जाता है विद्युत ऊर्जा, कंट्रोल में। एक ऐसे दिमाग में रखिए, कंट्रोल में बिजली की खपत करो, ये नहीं कि पंखा चला के चल दिली, अब 4-4 घंटा बात करी थी। कंट्रोल, नियंत्रित में। तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है। कैसा, अनियंत्रित के नियंत्रित, तो नियंत्रित। अब यहां ध्यान से समझिए। नेक्स्ट, पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। और तैयारी भी नहीं करना है, रिजल्ट लाना है। क्योंकि मोहब्बत अंधे थे, उन्होंने आंख का इलाज कराया, तो गाड़ी घोड़ा बंगला देखा। अब यहाँ जो है देखो,
न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि नाभिकीय रिएक्टर, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर की खोज, नाभिकीय रिएक्टर क्या ऐसे जान गए, इसकी खोज 1942 ईस्वी में एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी ने किया था नाभिकीय रिएक्टर की खोज 1942 ईस्वी में। यह कहाँ के थे, तो अमेरिका के, अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में यह प्रोफेसर थे। शिकागो यूनिवर्सिटी का, शिकागो विश्वविद्यालय का यह प्रोफेसर थे, यह प्रोफेसर थे एनरिको फर्मी। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर की खोज कब किया गया, तो 1942 में। खोज किसने किया था, एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी कहाँ के थे, अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के यह प्रोफेसर थे। कौन, तो एनरिको फर्मी। इसको जल्दी नोट कीजिए, इसके बाद जो है लिखिए। अब यहाँ जो है देखिए, एकदम पार्ट बाय पार्ट लिखते जाओ स्पष्टीकरण के साथ। इसके बाद देखो कि रिजल्ट क्या होता है। अब बाद में इसको मंथन करना कि सही में जी ये क्वेश्चन में यहाँ देख लिए, ये क्वेश्चन में यहाँ देख लिए, वो क्वेश्चन में वहाँ देख लिए, वो क्वेश्चन में वहाँ देख लिए, सही में जी, है ना। अब यहाँ जो है देखो, ध्यान दो। अब आपका क्वेश्चन पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, मंदक के रूप में, नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। दिमाग में रखिएगा, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन, आखिर नाभिकीय रिएक्टर चलेगा कैसे, मोटरसाइकिल चलता है पेट्रोल से, हवाई जहाज चलता है प्रणोदक से। प्रणोदक क्या होता है, द्रव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाता है, उसको प्रणोदक बोलते हैं। तो ये नाभिकीय रिएक्टर का क्या काम है, पानी से बिजली बनाना। तो आखिर चलेगा कैसे, यह तो एक यंत्र है, हमने तो पहले ही बोला कि नाभिकीय रिएक्टर तो एक यंत्र है, मशीन है। तो आखिर वो चलेगा कैसे, डीजल तेल डालने से, केरोसिन तेल डालने से, रिचार्ज करावे से, ना ना ना। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 से आपका क्वेश्चन पूछता है, दिमाग में लाइएगा, यूरेनियम 235 अब प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन समृद्ध है, तो यूरेनियम 235 यह 0.7% पाई जाती है। क्वेश्चन देख लूंगा जी, प्रश्न देता है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम को समृद्ध यूरेनियम कहा जाता है, तो यूरेनियम 235 को क्यों कहा जाता है, 0.7% इसकी उपस्थिति है, इसलिए इसको समृद्ध यूरेनियम के नाम से जाना जाता है। एक नोट कर लिया कि निम्नलिखित में से किस यूरेनियम को समृद्ध यूरेनियम, तो 235 कितना परसेंट होती है, तो 0.7%। अब यहाँ पर यह सवाल है कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का, भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। जिसमें से भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, अब यहाँ पर सवाल है कि भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए। एक क्वेश्चन देख लो होबे कि निम्नलिखित में से मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपको देता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का। अब सवाल है कि भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है।
अब सवाल यहां पर है, ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक का मतलब क्या होता है? गिरिश, चिकनाहट। जैसे सकिलिया में किसी से गिरिशिया लगा दूं, चैनमा चिकनाहट हो जाए, चिकनाहट के लिए। अब भारी जल को क्या कहते हैं? भारी जल को कहते हैं स्विमिंग पूल। यानी कि प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टर में स्विमिंग पूल कहा जाता है, तो भारी जल को। एगो खाली याद रखे से ना होगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का। नाभिकीय रिएक्टर में स्विमिंग पूल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का। एक ऐसे याद रखिए, भाई है भारी जल, ही है ग्रेफाइट। तो स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल कहाँ करवाऊँ? ग्रेफाइट में कि जल में? मर देते हैं। अरे स्विमिंग पूल, स्विमिंग कहाँ आप कीजिएगा? बकलोली। भारी जल में कि ग्रेफाइट में? तो भारी जल में। तो स्विमिंग पूल किसको कहा गया? तो भारी जल को कहा गया। इसको क्या कहा जाता है? परमाणु पाइल। यानी कि प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? तो परमाणु पाइल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। और स्विमिंग पूल के रूप में भारी जल को। अब भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। क्यों? न्यूट्रॉन की गति धीमी की तेज, तो धीमी, इसीलिए नियंत्रण विखंडन होता है जी, नियंत्रण विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करती है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, और सूर्य और तारा जो कार्य करती है नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, और नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर। और नाभिकीय विखंडन में भी कौन विखंडन? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। बकलोली। यहां ध्यान से समझ गए। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, समृद्ध यूरेनियम, यूरेनियम 235, परसेंटेज 0.7% पाई जाती है। और भारी जल, मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। और क्यों? न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए। स्नेहा के रूप में ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में स्विमिंग पूल किसको कहा जाता है? तो भारी जल। इन्हें कि मार दिया ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइटवा में घुसवा हूँ कि भारी जलवा में। और परमाणु पाइल किसको कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। अब चाहे जो हो जाए, अब तो मैं रिजल्ट लेके रहूंगा। अब यहां जो है देखिए, ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, समृद्ध यूरेनियम 235, 0.7% यूरेनियम 235। मंदक के रूप में भारी जल। क्यों? न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए। स्विमिंग पूल के रूप में भारी जल। और परमाणु पाइल के रूप में ग्रेफाइट। एक एक नोट करके लिखो। अब नियंत्रक क्षार के रूप में, नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरॉन, ये दोनों में से कोई एक विकल्प रहेगा, या दोनों रहेगा, दोनों को मार देना। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक क्षार के रूप में। मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? तो यह जल से बिजली बनाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में भी कौन? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, समृद्ध यूरेनियम 235, 0.7% पाया जाता है यूरेनियम 235। मंदक के रूप में भारी जल, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए। स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। सब नोट करो। इसके बाद फिर जो है तैयारी करो, इसके बाद टेस्ट वगैरह दो, एग्जाम वगैरह दो। अब यहाँ जो है देखिए, ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेफाइट को कहा जाता है काला शीशा। काला शीशा। ग्रेफाइट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग। ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में और किया जाता है? तो पेंसिल के रूप में किया जाता है। पेंसिल के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। इसीलिए जब पेंसिल को जब बिजली में जाएगा तो यह मार देगा, इसमें लाइन मार देगा। ध्यान से समझिएगा। काला शीशा किसको कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को। क्वेश्चन देता है कि काला शीशा में शीशा का प्रतिशत कितना होता है? काला शीशा में शीशा का प्रतिशत 0 होता है। क्यों? यदि इसमें शीशा पाया जाएगा तो एक से पेंसिल बनावल जाते जी। पेंसिलवा तो बचपन मुँह में ले लेता है, और जब पेंसिलवन बचपन हम तो नहीं समझावे लगे मुंह में ले लें,
बचवन पेंसिलवा जो है मुहमा में ले लेता है, और जब मुहमा में ले लेता है बचवन पेंसिलवन, तो यदि ओकरा में शीशा रहेगा तो खराबी न करेगा जी, दूध मार देता है, खराबी न करेगा जी। सबसे कम उसमें चालकता किसका होता है? शीशा का, दिमाग में रखिएगा। और सबसे अधिक चांदी का सबसे अधिक चांदी का, सबसे कम शीशा का। और काला शीशा किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। तो इसीलिए इसमें शीशा का प्रतिशत कितना होता है? तो 0। शीशा का प्रतिशत काला शीशा में 0 होता है। और स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो बैटरी होता है, और बैटरिया को बीचों बीच को काला ना देखे हैं छर टाइप के, तो वही इलेक्ट्रोड उसी को बोलते हैं। तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। काला शीशा में शीशा का प्रतिशत 0% वाला एक और आंसर याद रख लीजिए, हालांकि इसमें नहीं जानना है लेकिन बता देते हैं, यही तो आपका जो है कंटेंट है कि काला शीशा में शीशा का प्रतिशत 0, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर का भी प्रतिशत 0। काला शीशा में शीशा का प्रतिशत 0 और जर्मन सिल्वर में सिल्वर का भी प्रतिशत क्या होता है? तो 0 होता है। ये दोनों को नोट करके लिख लेंगे कि काला शीशा में शीशा का प्रतिशत 0 और जर्मन सिल्वर में भी सिल्वर का प्रतिशत क्या होता है? तो 0। ग्रेफाइट क्या होता है? तो सुचालक। स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट, पेंसिल में ग्रेफाइट। अब का ग्रेफाइट का आकार क्या होता है? षटकोणीय। ग्रेफाइट का आकार क्या होता है? तो षटकोणीय। और हीरा का आकार क्या होता है? तो चतुष्फलकीय। ग्रेफाइट क्या होता है? तो सुचालक। और हीरा क्या होता है? तो कुचालक। उसमें बिजली नहीं जाएगा, उतना महंगा पेन लाई ओकरा लाइने मार देल के तो बेकार ना है उल्टा मत समझ जाना। अब यहाँ जो है ध्यान से जो समझो, हो धीरे बहो रे गंगा धीरे बहो रे। अब यहाँ जो है देखिए, इतना हम लोग जान चुके। अब जो है देखिए, ये आपका परमाणु रिएक्टर है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका परमाणु रिएक्टर है। तब परमाणु रिएक्टर, पहला परमाणु रिएक्टर, पहला परमाणु रिएक्टर, दिमाग से समझिएगा। पहला परमाणु पनडुब्बी, पनडुब्बी, पहला पनडुब्बी, पनडुब्बी। यहां ध्यान से समझिए, पहला परमाणु रिएक्टर, पहला परमाणु पनडुब्बी, अब पहला पनडुब्बी, यहां ध्यान से समझिए। और इसको हम खींच देते हैं एगो ऐसे, एगो खींच देते हैं ऐसे। पहला परमाणु रिएक्टर और दूसरा परमाणु रिएक्टर, पहला परमाणु रिएक्टर, दूसरा परमाणु रिएक्टर और तीसरा परमाणु रिएक्टर। दिमाग में रखिएगा। तो पहला परमाणु रिएक्टर, पहला परमाणु रिएक्टर, यहां पर ध्यान से समझिए। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, अप्सरा। दूसरा साइरस, तीसरा जर्लिना, जर्लिना। ध्यान से समझिएगा। पहला अप्सरा, पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, दूसरा परमाणु रिएक्टर साइरस और तीसरा परमाणु रिएक्टर जर्लिना। दिमाग में रखना। तो हम लोग रट लेते हैं, पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, ओह अप्सरा। अब दूसरा पूछ देता है तो फिर अपना अप्सरा पर ध्यान चल जाएगा। तीसरा पूछ देगा तो तीसरा का अप्सरा पर ध्यान चल जाएगा। दो तेरी, पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, दूसरा अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, क्या करूँ हाँ, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का ही नहीं पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत और एशिया दोनों का, अप्सरा, अप्सरा 1956 ईस्वी में बनाया गया। 1957 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश को समर्पित किया गया, देश को समर्पित किया गया। और जब इसका उद्घाटन करने के लिए, जब अप्सरा का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहुँचे वहाँ, तो उन्होंने इसका नाम अप्सरा रखा। और अप्सरा नाम जानते हैं कैसे है? कैसे जो है आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं कोई बहुत एकदम सुंदर जो है दिखाई पड़ गई, अरे ये अप्सरा है,
अरे ये मतलब आत्मा है, अप्सरा है। तो वही जो है अप्सरा का यहाँ अर्थ वहाँ पर यह सोच कर दिया गया, महिलाओं का आत्मा से संबंधित यह अप्सरा का अर्थ होता है। तो ना हम लोग जानते जी, अरे अप्सरा है, एकदम साक्षात अप्सरा उतर के आ गई है। अप्सरा मतलब उतर के आ गई, मतलब आत्मा उतर के आ गई है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। अप्सरा को 1956 ईस्वी में बनाया गया, 1957 ईस्वी में देश के लिए समर्पित किया गया। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब यहाँ जो है देखेंगे कि ये आपका है भाभा परमाणु अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो इसके पहले आप एक चीज़ जो है जान जाइए, यहीं इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय 1967 ईस्वी में बना। यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम पड़ा 1967 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ इसका है? तो मुंबई में। मुंबई में कहाँ है? तो ट्राम्बे में। और ट्राम्बे में ही इसका उद्घाटन किया गया अप्सरा का। प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? मुंबई में। मुंबई के कहाँ? तो ट्राम्बे के केंद्र में। और यह किस भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई। कहाँ है इसका उद्घाटन किया गया? तो ट्राम्बे। ट्राम्बे वाला बहुत क्वेश्चन देखे होंगे। अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम कब पड़ा? तो 1967 ईस्वी में। होमी जहांगीर भाभा, पॉइंट को समझिएगा, नोट कीजिएगा जी। होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई थी 1966 ईस्वी में वायुयान दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु 1966 ईस्वी में हवाई दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद इन्हीं के नाम पर परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है रख दिया गया, होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ही। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कब बनाया गया? 56 में। उद्घाटन कब किया गया? तो 57 में। किसके द्वारा? था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश को समर्पित किया गया। कहाँ से? तो मुंबई से। मुंबई में कहाँ से? तो ट्राम्बे से। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम कब पड़ा? तो 1967 ईस्वी में। चूँकि होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु 1966 ईस्वी में हो गई थी और 1967 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया। अब यहाँ जो है देखिए, अब आपका चल रहा है नाभिकीय रिएक्टर। तो एक नाभिकीय रिएक्टर, तो एक बात बताइए जी कि नाभिकीय रिएक्टर जब जल को विद्युत ऊर्जा में जब चेंज करती है तो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। और नाभिकीय विखंडन में कौन? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। लेकिन इससे 2 क्वेश्चन और पूछते रहता है, से इसको दिमाग में रख लीजिए। जैसे में ये परमाणु बम है, पॉइंट को समझिएगा। और यह आपका हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है और यह आपका हाइड्रोजन बम है। तो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है। अब हाइड्रोजन बम और सूर्य और तारा, यह जो कार्य करती है नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है, नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। यहाँ ध्यान से समझिएगा। सूर्य जो प्रकाश देती है वह नाभिकीय संलयन पर। अब हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य का जो प्रकाश का जो स्रोत है वह किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। लेकिन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। तो अब यहाँ समझने वाली बात है, तो नाभिकीय विखंडन 2 नियंत्रित और अनियंत्रित, और नाभिकीय संलयन भी 2 नियंत्रित और अनियंत्रित। इसकी क्रिया 2 रूपों में, अनियंत्रित क्रिया और अनियंत्रित।
नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो परमाणु बम जो कार्य करती है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन में भी कौन विखंडन, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो जिस प्रश्न में आपको दे दिया जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय, खाली नाभिकीय विखंडन से काम नहीं चलेगा, नाभिकीय विखंडन से काम नहीं चलेगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अब हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में भी कौन, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। और सूर्य का स्रोत किसका है, सूर्य जो है नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका जो है प्रश्न जो है पूछता है, प्रश्न आपका पूछता है, अब बचा है जो हो जाए अब तो बर्दे लेके रहूंगा। अब यहाँ जो है देखिए ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर 1952 ईस्वी में, हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। यह परमाणु बम की अपेक्षा, यहाँ ध्यान से समझेंगे, परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है, 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है परमाणु बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया, एडवर्ड टेलर, कब, तो 1952 ईस्वी में। अब परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। परमाणु बम की खोज ओपेनहाइमर ने किया था, ओपेनहाइमर ने यह परमाणु बम की खोज किया। हाइड्रोजन बम की खोज कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो एडवर्ड टेलर। अब परमाणु बम का ओपेनहाइमर, हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर, परमाणु बम का ओपेनहाइमर, हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर, परमाणु बम का ओपेनहाइमर। इसको ऐसे याद है, परमाणु बम एकदम ओपन में जो फेंका जाता है, ओपन में, यानी कि ओपेनहाइमर, हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर। अब यहाँ जो है देखिए, कुंज बिहारी आपकी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखिए, आपका प्रश्न जो है पूछता है कि ये जो परमाणु हुआ, परमाणु परीक्षण, तो यहाँ पर बांटिए इसको। ये है अमेरिका, 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया। इसको दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। और ट्रूमैन वहाँ के राष्ट्रपति थे, ट्रूमैन। 16 जुलाई 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। 16 जुलाई 1945, देखिए जुलाई के बाद अगस्त, तुरंत लगले 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। तो इसको कैसे याद रखिएगा जी, 9 से 9 तो 9 से नागासाकी, और हिरोशिमा 6 अगस्त को। पर बम जो है गिरा दिया गया अमेरिका के द्वारा। ये जापान का शहर है, जापान का शहर हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त, 9 से नागासाकी तो 9 से 9 बम गिरा दिया गया। इस बम का नाम था, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। तो देखिए न डेट आप भूलिए, ईस्वी सन तो याद है कि अमेरिका 16 जुलाई को सबसे पहले परमाणु का परीक्षण न्यू मैक्सिको में किया था, 16 जुलाई 1945 ईस्वी को। अब जब इस पर आक्रमण किया गया जापान का शहर हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा, तो उस समय राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, माइंड में रखिएगा, ट्रूमैन राष्ट्रपति थे। और जिस सिद्धांत के द्वारा, यानी कि इसका ऑपरेशन का नाम जो दिया गया ट्रिनिटी, दिमाग में रखिएगा, ट्रिनिटी, यानी कि अमेरिका के द्वारा पहली बार परमाणु का परीक्षण 16 जुलाई 1945 ईस्वी को किया गया। और उस समय प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, और ट्रूमैन ने ही जापान का शहर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने का आदेश दिया 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर लिटिल बॉय या फैट मैन, देखिए लिटिल बॉय में है न, फैट मैन में है तो न है, तो 9 अगस्त को, 9 से नागासाकी, 9 से 9 और 9 से 9 यानी कि मैन। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा,
लिटिल बॉय जो संबोधित किया गया, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट के संदर्भ में यह नाम रखा गया। अब फैटमैन जो संबोधित किया गया वह विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैटमैन कहा गया। देखिए कैसे आंसर चेंज हो गया, यानी कि 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी, लिटिल बॉय फैटमैन में ना है तो 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त। और जो लिटिल बॉय जो किसके संदर्भ में संबोधित किया गया तो रूजवेल्ट, और फैटमैन किसके संदर्भ में संबोधित किया गया तो चर्चिल के संदर्भ में। इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया तो ट्रिनिटी ऑपरेशन का नाम दिया गया। ट्रूमैन राष्ट्रपति कौन थे तो ट्रूमैन। ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था ट्रिनिटी। 16 जुलाई 1945 ईस्वी को न्यू मैक्सिको में इसका परीक्षण किया गया, न्यू मैक्सिको में। चलिए अब यहां जो है देखिए, कुंज विहारे हमारी शान है और हम कुंज विहारे की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहां जो है देखिए कि ये तो अमेरिका की बात हो गई, ये आपका भारत की बात हो रही है। तो भारत में परमाणु परीक्षण ध्यान से समझेंगे। भारत में परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, 11 मई 1998, 13 मई 1998। तो 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरन में, इसलिए पोखरन 1 भी कहा जाता है। इसका स्माइलिंग बुद्धा और इंदिरा गांधी, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। यानी कि 18 मई 1974 ईस्वी को पहली बार भारत में परमाणु परीक्षण किया गया। कहाँ तो राजस्थान के पोखरन में। स्माइलिंग बुद्धा इसको यानी कि इंदिरा गांधी को फोन किया गया इस परमाणु परीक्षण के तहत कि बुद्धा हंस गया, बुद्धा मुस्कुराने लगे। पॉइंट को समझिएगा। किस दिन परमाणु परीक्षण किया गया ध्यान से समझिए। उस दिन रविवार था। अब अमेरिका ने जो परमाणु परीक्षण किया उस दिन सोमवार था, नोट कर लेना, उस दिन सोमवार था। अब पहली बार जब परमाणु परीक्षण किया गया 18 मई 1974 को पोखरन में, इसका कोड जो है स्माइलिंग बुद्धा, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। रविवार दिन था। अब बुद्ध पूर्णिमा के सुबह कंटेंट ही हमारा पहचान है। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान का पोखरन में किया गया और इसलिए पोखरन 1 कहा गया। और इसका कोड जो था स्माइलिंग बुद्धा था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और जिस दिन यह परमाणु परीक्षण पहली बार किया गया उस दिन रविवार था। अब बुद्ध पूर्णिमा के सुबह जो है समय था, 11 मई और 13 मई, ध्यान से समझिएगा। 11 मई और 13 मई, 11 मई और 13 मई को भी परीक्षण किया गया राजस्थान के पोखरन में। तो 11 मई को किया गया और 13 मई को किया गया राजस्थान के पोखरन में ही। उस समय प्रधानमंत्री थे, इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय प्रधानमंत्री थे और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया, इस जो 11 मई और जो 13 मई को हुआ था परमाणु परीक्षण, कुल 5 परमाणु परीक्षण हुआ था। इस समय कुल 5 परमाणु परीक्षण हुआ था। इसको आप माइंड में रखेंगे। 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण हुआ था और 13 मई 1998 को 2 परमाणु परीक्षण हुआ था। अब 5 परीक्षण हुआ था। इस एक ऑपरेशन के तहत परीक्षण हुआ था। इस एक ऑपरेशन के तहत उसका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। भारत में पहला परमाणु परीक्षण
18 मई 1974 ईस्वी को। कहाँ? तो पोखरन में। कोड स्माइलिंग बुद्धा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। किस दिन? रविवार को दिन। कौन सा पर्व था? तो बुद्ध पूर्णिमा के सुबह पहर। और भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को। फिर 2 दिन के बाद 13 मई 1998 को, 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किया गया और 13 मई 1998 को 2 परमाणु परीक्षण किया गया। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कुंज बिहारी हमारी शान है, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।